करते हुए। आवाज आ रही है जो ऑनलाइन कैंडिडेट्स हैं आपको मेरी? चलो थैंक यू। रिपोर्ट देखते हैं, गप्पे शप्पे फिर बाद में लगाते हैं। ये आपकी एग्जामिनर रिपोर्ट है। जो हमारा रिजल्ट आपको पता है 2% भी नहीं आता, उसकी व्हाट आर द रीजंस, वजूहात क्या हैं? जैन बेटा चाय कहना उसको आधा कप दे। द अंडरलाइन करते जाइएगा साथ। द जनरल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स वाज सब स्टैंडर्ड। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी वो सब स्टैंडर्ड थी। क्या मतलब है सब स्टैंडर्ड? इन कंटेंट एज वेल एज इन फॉर्म, एक्सप्रेशन भी, कंटेंट मटेरियल भी वो सब स्टैंडर्ड था, लो क्वालिटी का था। जो हमने मटेरियल डाटा प्रोड्यूस किया है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं, सब स्टैंडर्ड है। अच्छा, रेलेवेंट सॉरी लैकिंग ओरिजिनलिटी। आपके बाकी जितने भी पेपर्स हैं, पाकिस्तान अफेयर्स होता है, जेंडर स्टडी, पॉलिटिकल साइंस, आप लोग पास हो जाते हैं सर। हालांकि वो भी इंग्लिश में होता है, लेकिन इंग्लिश के पेपर प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन में और ऐसे में, वहां पे आपको पता है या प्रेसी में वो फेल करता है या ऐसे में। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि सबसे पहले आपकी लैंग्वेज चेक हो जाए, पहली लाइन में, पहले सेंटेंस में हमें पता चल जाता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। ओरिजिनलिटी नहीं है, प्लेजरिज्म है, रट्टा लगाया हुआ है, एक सा मटेरियल सब ने प्रोड्यूस किया हुआ है। अच्छा, रेलिवेंस, जो बात पूछी है उसका जवाब। फॉर एग्जांपल आप पूछें सर व्हाट्स योर नेम, और मैं कहूँ वी आर 6 ब्रदर एंड सिस्टर। आप मेरे से मेरा नाम पूछे और मैं कहूँ कि हम 6 बहन भाई हैं, आपको ये सही रेलिवेंट लगेगा जवाब? आप ऐसे ही जवाब देते। आपसे कहा जाता है कि राइट एन एसे ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के ऊपर एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। उसने ये नहीं कहा आप क्या करेंगे, द प्रॉब्लम्स ऑफ हायर एजुकेशन, आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में इंसान वैसे कंफ्यूज हो जाता है, और इंट्रोड्यूस तो उसको करवाते हैं जो जाहिल होता है। आपका एग्जामिनर जाहिल है, वो तो आपसे पूछ रहा है, वो तो मसला पेश कर रहा है। ही वांट्स योर रिस्पॉन्स, योर रिएक्शन, कि आप क्या सोचते हो इस चीज के बारे में। यू गेट माय पॉइंट? तो हम उसको फिर हम करेंगे, एक होती है प्राइमरी एजुकेशन, एक होती है सेकेंडरी, एक होती है, अपनी तरफ से हम बड़े तुरम खान बन रहे हैं, हालांकि हम सारा क्या हो गए, इरेलीवेंट हो। उसने ना तो आप, उसने हायर एजुकेशन भी नहीं पूछी, क्या उसने पूछा प्रॉब्लम्स ऑफ हायर एजुकेशन। गेट माय पॉइंट ना? तो हमें प्रॉब्लम्स लिखने चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स है हायर एजुकेशन, बाकी गप्पे मिडल में जाके लगा लें, शुरू में ये। तो रेलिवेंट रहना है, आप टू द पॉइंट रहना है, जो क्वेश्चन किया है उसको एड्रेस करना है। नॉलेज ऑफ फैक्ट्स एंड इवन द बेसिक्स ऑफ द क्वेश्चन, ये नहीं पता स्टूडेंट, सॉरी, अच्छा मैं लाइन छोड़ दी हूँ। प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपको पता है ह्यूमन माइंड के साथ दो प्रॉब्लम है। नंबर एक, ह्यूमन माइंड इज वेरी क्रिएटिव, खुद से चीजें बनाता है, नई नई चीजें क्रिएट कर लेता है। नंबर टू, द पावर ऑफ रिटेनिंग डाटा इज वेरी लिमिटेड। जब भी आप और मैं नई चीज पढ़ते हैं, नई चीज देखते हैं, तो वो सारी के सारी हमारे माइंड में एज इट इज नहीं बैठती। और आपको पता है कि हम पास्ट के बारे में भी सोच रहे होते हैं, और बैठे हम एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन हमारा जो थॉट है वो स्कैटर्ड फॉर्म में आ रही है। वो मैं आपको बताऊंगा कि एक लॉजिकल वे में, एक रैशनल वे में किस तरह सोचा जाता है कि आइडियाज जो हैं वो रिपीट भी ना हो और एक सीक्वेंस के अंदर भी आ जाएं। तो ये बहुत बड़ी वजह यही है फेल होने की। लैंग्वेज के बाद द स्टूडेंट्स आर मिसगाइडेड, दे आर मिसडायरेक्टेड, दे डू नॉट नो हाउ टू थिंक इन अ लॉजिकल, इन अ अप्रोप्रिएट वे। पता ही नहीं है सोचना कैसे, तो सोचने का भी मसला है, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है। नॉलेज ऑफ फैक्ट्स एंड इवन द बेसिक्स ऑफ द क्वेश्चन, नहीं पता फैक्ट्स क्या हैं, गप्पे लगाई हुई हैं सारी। इट सीम्स, कहता है यूं यूं लगता है, यूं दिखाई देता है, दैट दे वर इग्नोरेंट। दे कौन है? आप लोग, स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स, ये इग्नोरेंट हैं किसके बारे में? अबाउट अबाउट बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अंडरलाइन करते हैं, इंग्लिश ग्रामर के रूल्स नहीं आते, सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, यूसेज ऑफ वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव एटसेट्रा, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आती। इंग्लिश के वर्ड्स लिखे हुए हैं लेकिन दे डू नॉट कन्वे एनी सेंस। वर्ड्स तो हैं लेकिन मेरे तक बात नहीं पहुंच रही। दिस इज अ प्रॉब्लम। तो लैंग्वेज तबाहशुदा है सारी। नेक्स्ट जो लाइन आ रही है आपके पास, इट इज अबाउट द प्रेसी। प्रेसी का क्वेश्चन आता है, आपका जो प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन का पेपर है उसमें
दो क्वेश्चन है मेजर, एक प्रेसी का और दूसरा कॉम्प्रीहेंशन का। 20 मार्क्स का प्रेसी का है, 20 मार्क्स का ही कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है, यह 40 मार्क्स। और ये वाला पेपर जो है मेरे हिसाब से इसमें 70 प्लस मार्क्स आने चाहिए, 80 तक आते हैं, आने चाहिए। क्यों आते हैं? क्योंकि इसमें इडियम्स के आपको मार्क्स आते हैं, 10 मार्क्स के इडियम्स आते हैं, 13 वर्ड्स और इडियम्स आ जाते हैं, ठीक है। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस आती है, देखा हुआ है पेपर आपने, मतलब वो 8 या 10 आपको सेंटेंसेस देगा, किसी जगह नाउन की गलती होगी, आर्टिकल की होगी, एडजेक्टिव की, वो मैं बताऊंगा, वो साथ साथ हम करेंगे वो भी चीजें। 10 मार्क्स की वो है, उसमें नंबर कटते नहीं, जैसे मैथ के मार्क्स होते हैं 2 में से 2 ही आ जाएंगे, तो पूरे पूरे मार्क्स आते हैं इस पेपर में। ये तो कंपल्सरी में वो पेपर है, ये प्रेस और कॉम्प्रीहेंशन वाला, जो आपको अच्छे ग्रुप में लेके जाता है। आपके स्कोर में ये सिर्फ पास होने वाला पेपर नहीं है। हाँ, ऐसे में आप कह सकते हैं कि वो मार्क्स कम देता है, 45, 48, 50 तक, वो भी अच्छा लिखा हो तो 60 के राउंड अबाउट दे देता है मार्क्स, लेकिन ये पेपर स्कोरिंग है और हमारा स्टूडेंट फेल हो जाता है। आपको पता है एक टॉपर थी 2013 में, उसका नाम पता नहीं मुझे था क्या था, प्रेस और कॉम्प्रीहेंशन के पेपर में उसके इतने मार्क्स, वैसे वो टॉपर थी, इस पेपर में कितने थे, तो वो फेल है। ऊपर आने की बजाय उसकी एलोकेशन नहीं, एक यू हैव टू कंप्लीट फॉर अ सिंगल नंबर, एक एक मार्क्स के लिए। ये कोई ग्रेजुएशन या एफएससी नहीं है ना कि हमने जी 60% ले लिए फर्स्ट डिवीजन बन, हम तो कंपटीशन में बैठे हैं और पूरे पाकिस्तान के साथ कंपटीशन है। आप तो उसके लिए तैयारी भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए। प्रेसी, दो चीजें अंडरस्टूड हैं प्रेसी में, जब मैं करवाऊंगा उसमें डिटेल में हम बात करेंगे। एक एक तो ये है, ये अजान हो जाए जरा, डेयर स्टूडेंट्स, ये अजान हो रही है हमारी तरफ, 2 मिनट जरा, ये जो ऑनलाइन कैंडिडेट्स हैं। एंड्रॉइड नहीं दिखाइएगा, ठीक है, 2-3 लाइनें छोड़। जी, in Tracy and comprehension question, you have to write exactly what the author is saying. You have to say exactly. बात आपने वही करनी है जो राइटर ने की है, कॉम्प्रीहेंशन में भी और प्रेसी में, बट यू हैव टू यूज योर ओन लैंग्वेज। बातें नहीं उसकी चेंज करनी। अगर वो कहता है कि ऑक्सीजन इज इनएविटेबल फॉर लाइफ, कि ऑक्सीजन जिंदगी के लिए नागुज़ीर है, इसके बगैर आप रह नहीं सकते, आप इनएविटेबल की जगह वैल्यूएबल लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, नेसेसरी लिख सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन तो नहीं कर सकते हैं, या कार्बन, आइंस्टाइन उसमें लिखा है, आप उसको न्यूटन नहीं करेंगे, या स्टीफन हॉकिंग, आप उसके बयान को, स्टेटमेंट को कांट चेंज, बस कुछ वर्ड्स है, लैंग्वेज है, उसको आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं, और 1/3 में लिखनी होती है। इफ द एग्जामिनर डज नॉट आस्क अदरवाइज, अगर वो कहता है 100 में करें, वैसे कहता है नहीं, तो फिर हम 100 में करें। यू गेट माई पॉइंट? तो प्रेस ही करनी थी, और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, अपनी लैंग्वेज में करनी और 1/3 होना चाहिए। अगर ओरिजिनल पैसेज 300 में है तो आपने कितने में करना है, रफली 100 वर्ड्स में, रफली 5-7 ऊपर नीचे हो जाए, खैर। अब देखें, द प्रेसी ऑफ द गिवन टेक्स्ट, ये कहते हैं मैंने पैराग्राफ दिया था जिसके टोटल वर्ड्स कितने थे, 440 वर्ड्स, वाज एक्सपेक्टेड इन 140 to 150 वर्ड्स। एग्जामिनर खुद आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, 1/3 का मतलब एक्यूरेट और एग्जैक्टनेस नहीं है, बिल्कुल पूरे
और 10 वर्ड्स ऊपर भी हो सकते हैं और नीचे भी। जब आइडिया हमारा कंप्लीट कन्वे हो गया तो ओके। तो 140 टू 150 में आपने कर, ठीक है। लेकिन वो स्टूडेंट आप जैसे स्कॉलर थे, उन्होंने कहा कि ये जो पैसेज है ये तो बड़े नालायक आदमी ने लिखा है, मेरे पास तो और भी बड़ा नॉलेज है, तो मैं जरा अपनी गप्पे शप्पे मारता हूँ। उसने क्या किया, बट मैनी ऑफ देम मेड प्रेसी आइदर इवन मोर देन उन्होंने 450 वर्ड्स को इतना लिख दिया, 600 वर्ड्स में लिख दिया। तो जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेस उन्होंने स्पॉइल कर दी, तबाह कर, उसको एक्सपेंड कर दिया, ऐसे में कर दिया। और कुछ मेरे जैसे स्कॉलर थे, लो मैं तो दरिया को कूजे में बंद कर सकता हूँ। उन्होंने क्या किया, आइदर सॉरी मेड प्रेसी और फ्यूअर देन 50 वर्ड्स। कुछ ने क्या किया, सिर्फ 50 लफ्जों में वही बात करनी। तो दोनों स्टूडेंट्स को फेल, प्रेसी में नॉर्मली वो फेल ही कर इस क्वेश्चन में। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दैट द स्टूडेंट डू नॉट प्रोड्यूस प्रेसी, आइदर दे राइट अ समरी और अ कमेंट्री और क्रिटिसिज्म। वो या तो समरी आप लिखाते हैं या क्रिटिसिज्म लिखाते हैं या कमेंट्री लिखते हैं, प्रेसी करते ही नहीं। जो प्रेसी का तरीका है, मेरे बाबा जानी को आप नहीं जानते, आप नई नस्ल के बनते हैं, रजी आबदी साहब उनका नाम है, और वो तकरीबन 100 साल के होने वाले, 70 ईयर्स तक पढ़ाया उन्होंने, ठीक है। और आपकी ब्यूरोक्रेसी मेरा ख्याल है 80% स्टूडेंट ही है। मेरे मुंह से जो भी निकलेगा, जो भी पढ़ाऊंगा, उनके पास 2 महीने पढ़ लेना तो बाद हजमी हो जाती है, इल्म की गुंजाइश नहीं रहती। और मेरे जैसे बड़े निकम्मे लोग उनका नाम यूज करके, जो उनके स्टूडेंट भी आजकल मार्केट में अच्छी दुकानदारी होती है, क्योंकि आप उनके पास जाए, बाबा जानी के पास बैठे, वीडियो बना लो, तस्वीर बना लो, क्या कहना है, इज अ ग्रेट स्कॉलर। तो बहरहाल ये प्रेसी जब वो पढ़ाते थे, कहते हैं मुझे 70 साल हो गए पढ़ाते हुए, हमें आज तक समझ नहीं आई कि प्रेसी। और जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, इसके अलावा कोई और मेथड हो ही नहीं सकता। आपके पेपर सेटलर भी हो रहे हैं और आपके एग्जामिनर, मैं 22 साल से उनके साथ अटैच हूँ, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बहरहाल उनका पढ़ाया हुआ जितना मैं पॉसिबल हुआ अब तक। तो ये प्रेसी में उन्होंने किया, स्टूडेंट्स ने फेल होना था कि नहीं। जिस मेथड से हम प्रेसी करेंगे इंशाल्लाह, अगर एग्जामिनर को समझ आ गया, आपने अच्छी की, तो 16, 17, 18 नंबर भी आपको 18 भी दे देगा 20 में से। और अगर उसको नहीं समझ आई तो फिर भी आपको 2, 3 या 0 की बजाय आपको 10, 12 नंबर पे लाजमी ले आएगा, हमारी टेक्निक की वजह से, हमारे मेथड की वजह से, क्योंकि वो खराबी नहीं पैदा हो, उसमें बहुत सारे मामला सेटल्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट लाइन है कॉम्प्रीहेंशन की। तो प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन में सिर्फ माइनर डिफरेंस है। प्रेसी में आपने मेन पॉइंट्स खुद ढूंढने होते हैं, बट इन कॉम्प्रीहेंशन द एग्जामिनर गिव्स हिमसेल्फ द मेन पॉइंट्स इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। पैसेज के एंड पे कुछ उसने क्वेश्चंस दिए होते हैं, 5, 6, 7 जितने भी उसके, लेकिन क्वेश्चन ये होता है 20 नंबर। तो हमने उन क्वेश्चंस के क्या देने होते हैं, आंसर, अपने टारगेट पैराग्राफ से, अपनी तरफ से गप्पे नहीं लगाए। लेकिन लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है, अपनी। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, आपने ये किया, मोर ओवर, ये मेरे पास है, पढ़िएगा क्या लाइन है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वर राइट होता है अबंडेंट, बहुत ज्यादा थी, चबलें मारी हुई थी पेपर में, चबलों को समझते हैं, छोड़ी हुई थी, गप्पे लगाई हुई। ये जैसे इंग्लिश के प्रोफेसर ने पेपर नहीं चेक करना, किसी बस कंडक्टर ने करना है। आंसर ये कॉम्प्रीहेंशन वाला है जो भी मैं पढ़ने लगा, प्रेसी वाली 2 लाइंस खत्म होगी। कहता है आंसर्स वर मियर, मियर का मतलब होता है ओनली रिप्रोडक्शन ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम द पैराग्राफ इन द क्वेश्चन। आपने, आपका नाम क्या है, अब्दुल्ला, आपने पेपर देखा, आपने क्वेश्चन देखे, नीचे क्वेश्चन थे, आपने को लो जी क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है पैराग्राफ में, क्वेश्चन नंबर 2 का अब्दुल्ला ये है क्वेश्चन नंबर, क्योंकि बीच में लिखे हुए हैं, और आपने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर, वहां से लैंग्वेज भी वही नहीं। तो मियर रिप्रोडक्शन, उनको एज इट इज रिप्रोड्यूस नहीं करना, लैंग्वेज किसकी यूज करनी है, अपनी, आंसर वही देना है जो उसने बात की, बट इन योर ओन लैंग्वेज, सही है ना। तो ये करेंगे तो फिर भी वो क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट है हैंड राइटिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश के हमारे पास बड़ा तासुब होता है, प्रेजुडिस, वी आर बायस्ड, हमें सारी जिंदगी
60% मार्क्स नहीं मिले होते, तो आपको देते हुए हमारे हाथ कांपते हैं। वैसे एक बात कर रहा हूँ, इंग्लिश के देखिए ना, बाकी पेपर्स में आपके कितने कितने मार्क्स आते, इंग्लिश में नहीं आते, क्योंकि हमारे अंदर भय हमें खुद नहीं मिले हुए, तो हम क्यों दे। खराबी यही आती है इंग्लिश के पेपर। बाकी सारे पेपर में प्रेजेंटेशन मैटर्स अलॉट, आपकी हैंड राइटिंग मिच्योर होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, ओवर राइट नहीं करना चाहिए। कटिंग जो है वो ओवर राइटिंग से भी खतरनाक चीज है। ओवर राइटिंग का मतलब ये होता है कि आप एग्जामिनर को चीट करना चाह रहे हैं। मसलन अबाउट के आपने स्पेलिंग लिख दिए ABAUT, अब आप ए को क्या करने लग गए हैं, ओ, ना वो ए रहा ना वो ओ रहा है। तो आपका ख्याल है कि आप एग्जामिनर समझे कि ओ के साथ ठीक है तो ओ समझ ले, ए के साथ ठीक है तो थोड़ा सा क्रॉस करके। तो हैंड राइटिंग अच्छी होना बड़ा जरूरी है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वाज नॉट लेजिबल, पढ़ी नहीं जा रही थी। The candidates should understand the demand of the question and must provide relevant, thank you, to the point and comprehensive answers. To the point बात करनी है, comprehensive करनी, जो सवाल किया उसका आंसर देना। Trial and error methods in answering question should be, और ये जो मैथ्स का होता है और कर देते हैं कि ये भी आंसर है ये भी आंसर है, ये स्टूपिडिटी बिल्कुल पेपर में ना दे। अगर वो आपको कहता है कि आपने आउट ऑफ 10 इडियम्स आपने 5 कर, तो आप 6 करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब मैं मार्क्स दे रहा हूँ एज एग्जामिनर, मुझे पता है कि हर इडियम के कितने मार्क्स हैं, 2, वो 12 हो जाएंगे मेरे से। मुझे गुस्सा आएगा, इरिटेट होगा मैं कि यार ये क्या कौन सी एक्स्ट्रा लिखने की क्या जरूरत है। जितना आता है उसी को आप पूरा करें, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे आगे जाने की कोशिश ना करें। वो एम्बेरस्ड होता है और गलती भी होने की गुंजाइश हो। देयर वर वेरी फ्यू जो होता है ये नेगेटिव है, आ फ्यू पॉजिटिव है। अगर मैं कहता हूं कि आई हैव आ फ्यू फ्रेंड्स, इट मींस मेरे 2-3 दोस्त हैं। अगर मैं कहता हूं आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, इट मींस आई हैव नो फ्रेंड। तो उसने क्या फ्यू का वर्ड यूज किया, कहता है कि देयर वर वेरी फ्यू कैंडिडेट्स, ना होने के बराबर थे ऐसे स्टूडेंट्स, हु अपीयर्ड समवट सीरियस, जो थोड़े से सीरियस थे किसी हद तक, रेलिवेंट टू द पॉइंट and really honest to their cause. Reading comprehension, writing precis, grammar needs attention and क्या समझ आई इस रिपोर्ट से, क्या कहना चाह रहे हो, क्या करना है हम? ठीक है, और सारे का सारा जोर वो किस पे दे रहा है आपके ख्याल में इस रिपोर्ट में? लैंग्वेज, CSS कुछ भी नहीं है सिवाय इंग्लिश लैंग्वेज। ये इम्तिहान है इंग्लिश जुबान का। आइडियाज आपको बड़े आते हैं और आपको आइडियाज जो हैं वो 1-2 महीने में सारे दिए भी जा सकते। प्रॉब्लम कब आता है? व्हेन यू कम्युनिकेट दोज आइडियाज इन इंग्लिश लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज खराब हो जाती है और वो आपको फेल कर देता है। सारी देखें, हमारा अलमिया देखें, आप सारे 16 इयर्स एजुकेशन है आप सब, है ना? और इंग्लिश हम शुरू से पढ़ते आ रहे, नर्सरी प्रेप से आज तक जुबान नहीं आई, सारे बैठे हुए हम अंग्रेजी सीख। एक और भी आपको बात बता दूं, ये हमारी ट्रेजेडी है। कॉलोनियलिज्म को समझते हो आप? कॉलोनियलिज्म को ईस्ट इंडिया कंपनी का पता है? इधर आई थी 16वीं सेंचुरी में, अंग्रेज आए थे जब हम हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश सारा, ये आपने बेटा कॉन्सेप्ट भी याद करने कुछ भी, आपको तो बिल्कुल ही नहीं पता होता है। ये CSS के लिए कुछ इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स होते हैं पॉलिटिक्स के, फिलोसफी के, आपको भी पता होना। तो हम जो थे वो नेटिव थे, यहाँ के रहने वाले, वी वर नेटिव्स। वो कहाँ से आए थे? बाहर से, फॉरेनर थे। उन्होंने हमारे ऊपर आकर डोमिनेंस किया कि नहीं किया? मतलब पहले शुरू में ट्रेड रूट की, बाद में आपके उन्होंने पोस्ट ऑफिस बनाए, रेलवे स्टेशन बनाए, सारा कुछ उन्हीं का बनाया, हम तो मेंटेन भी नहीं कर सकते। और अपना जो सिस्टम ब्यूरोक्रेसी का उन्हीं का दिया हुआ है भाईजान, सारे सिस्टम उन्हीं के दिए हुए हैं, हम तो इम्प्रूव भी नहीं कर सके। तो किया तो उन्होंने अपने लिए था, हमें उन्होंने गुलाम बना दिया। दे वर कॉलोनाइजर, वी वर कॉलोनाइज्ड। वो गुलाम बनाने वाले, हम गुलाम। दे वर बर्डन, वी वर बीस्ट ऑफ बर्डन। हम खोते घोड़े थे, जान जो बोझ उठाते हैं, वो बोझ लादने वाले और हम बोझ
उठाने वाला। दे आर एक्सप्लॉइटर, वी आर एक्सप्लॉइटेड। दे आर ऑप्रेसर, वी आर ऑप्रेस्ड। और कॉलोनियलिज्म, आपको लगता है ना कि अंग्रेज चला गया था, मैं कहता हूं कि कॉलोनियलिज्म इज नॉट आवर पास्ट, इट्स आवर प्रेजेंट। मेंटली वी आर स्टिल कॉलोनाइज्ड। ये कॉलोनियलिज्म ये जो मैं करवा रहा हूँ आपको, अंग्रेजी सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, और आपका सबसे बड़ा इम्तिहान जो है वो बेसिक इस पे कर रहे हैं, उस लैंग्वेज पे जो आपकी ना मादरी जुबान है ना आपकी कौमी जुबान है कि नहीं। बट अगर आप इस चीज को इग्नोर करते हैं, आपके 12 पेपर्स होने इंग्लिश में, होने हैं कि नहीं, आपका इंटरव्यू किस में होना है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और देर इज नो शॉर्टकट ऑफ नॉलेज, इल्म का कोई शॉर्टकट भी, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, आप डिसएग्री कर सकते है ना। 2 नंबरी से डिग्री भी ले सकते हैं, नौकरी भी, कुछ सारा ये दुनिया है ना, तुम्हारा और हमारा साथ मुमकिन है, ये दुनिया है यहाँ हर बात मुमकिन है, तो सारा कुछ जी हो जाता है, लेकिन नॉलेज नहीं आती। और सीएसएस में ये काम चलता भी नहीं है। अगर ये चलता होता तो हम जैसे मिडिल क्लासियों को कोई भी ब्यूरोक्रेसी में ना, यहाँ पे मेरिट चलता है, एफर्ट हार्ड वर्क को रिवार्ड मिलता है। तो जो चीजें हमने करनी है बेसिक से, आज से अभी से हम शुरू करेंगे। शुरू में स्टूडेंट्स बड़े हाईली मोटिवेटेड होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, फिर पता नहीं उन्हें क्या होता है, आप लोगों को महीने डेढ़ बाद आप समझते हैं हम सीएसपी बन गए, हम ही एटीट्यूड चेंज कर लेते, लड़कियां भी और लड़के भी। टीचर्स जो है वो इरेलीवेंट हो गए हैं, अब हम बड़े गुरु बन गए हैं। ये दिस इज सम रॉन्ग अप्रोच। और कोई भी नॉलेज का टीका नहीं मिलना, ना कोई इंजेक्शन, ना कोई कैप्सूल मिलना है, किसी एकेडमी ने नहीं लगाना। जब आपको सही गाइडलाइन मिल रही, जहां से भी आपको पता चल रहा है कि यार ये भी हमारे साथ चीटिंग नहीं हो, भाईजान बैठ, और वहां पे बैठ के इम्तिहान आपने देना है, मैंने नहीं देना, ना किसी और टीचर ने, ना किसी एकेडमी में। ये ट्रू है ना। लैंग्वेज के ऊपर जितना हम काम करेंगे फाउंडेशन फेज में, इसके बाद कुछ रह नहीं जाता। देखिए हम शुरू करेंगे इज एम आर से, इससे बेसिक कोई इंग्लिश है, इससे पहले फिर स्पेलिंग्स ही हैं, एबीसी कितने लाइनों पे लिखते हैं, कहते हैं तुम्हें वहां भी। और ये पता है क्यों शुरू किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीजें आती भी हैं, लेकिन जब मैं प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन पढ़ाता था ना शुरू में, तो क्लास से मैं निकला हूँ, प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन की टेक्निक बता दी, मेथड बता दिया, एक आधी एक्सरसाइज भी करवा दी, तो स्टूडेंट बहुत सारे अलग मिलते थे, सर वो ना मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं, वो साइकोलॉजिकल जो प्रेशर होता है, मेरी सर ग्रामर ठीक नहीं है, तो बड़ा सुनते सुनते हम तो उकता गए, यार ये क्या बकवास है। तो उसके लिए, उस इशू को खत्म करने के लिए फिर ये जो यूनिट्स आपके सामने हैं, 30 यूनिट्स बनाए, ये बेटा बड़ी एफर्ट से बनाए। मेरे दोस्त हैं हसनैन जलानी साहब पढ़ाते हैं, उन्होंने हमने मिल के बड़ी एफर्ट से काम किया है। लेकिन ना इस एमआर पे 6 एक्सरसाइजेज डिफरेंट, आगे वाज वार है। और इन यूनिट्स के अंदर सिर्फ ये ट्रांसलेशन नहीं है, इसमें ग्रामर के रूल्स हैं, इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर भी हम सीखेंगे, इसमें एक्टिव वाइज पैसिव वाइज भी है, टेंसेस सारे हैं इसमें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर एक पूरा यूनिट है, यूज ऑफ इन्फिनेटिव पार्टिसिपल, ये जितने भी ग्रामर के, मैं बर्डनाइज नहीं करता आपको टर्मिनोलॉजी और जार्गन नहीं बताता, ये ग्रामर का रूल, वो ग्रामर का, लेकिन आपको रूल्स भी समझ आते जाएंगे और लैंग्वेज भी आपकी। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, आई टेल यू, इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट। ये नहीं है कि मैं 20 क्वेश्चन करूंगा तो मेरी अंग्रेजी आ, ये सब्जेक्ट है। आप बताओ, लैंग्वेज इट्स अ ड्रिल, इट्स अ स्किल, इट्स एन एक्सरसाइज। इफ आई वांट टू टीच यू हाउ टू स्विम, शुड आई डिलीवर अ लेक्चर ऑन स्विमिंग? अगर आपको मैंने तैराकी सिखानी है कि तैरते कैसे हैं, तो क्या मुझे लेक्चर देने चाहिए? आप स्विमिंग के ऊपर बेटा किताब बैठ के पढ़, हैं सारी किताब एक एक लाइन पढ़ी है, खत्म हो गई, बुक खत्म, अब आपको तैरना आ गया। यू हैव टू, आई हैव टू पुट यू इन द वाटर, पानी में फेंकूंगा तो कूदते छूदते खाओगे, होगा हाथ। ड्राइविंग भी ऐसी, गाड़ी पे बैठेंगे तो आएगी, साथ बैठे रहेंगे तो लैंग्वेज एक स्किल है, एक ड्रिल है और एक एक्सरसाइज है। आपको पंजाबी और उर्दू क्यों आती है, कभी सोचा है आपने? क्योंकि आप सुनते थे। फर्स्ट क्या होती है चीज? लिसनिंग। सेकंड वन इज रीडिंग। नंबर 3 स्पीकिंग। लास्ट वन राइटिंग। आप पहले तीनों चीजें नहीं करते और आखिरी पे आते, पर वो लिखा नहीं जा रहा है, तो कैसे लिखा जाए? ना अंग्रेजी सुन रहे हो, ना बोल रहे हो, और पढ़ बिल्कुल ही नहीं रहे, तो लिखी कैसे जाएगी? गुड रीडर्स आर गुड राइटर्स।
जुबान पढ़ेंगे, अच्छी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो अच्छा लिखना आ जाएगा। नहीं पढ़ेंगे तो अली इज माई बेस्ट फ्रेंड, हिज फादर इज डॉक्टर, जो आपने सारी जिंदगी वो। आप तो वो कौम है जिनको ऐसे लिखते थे ना, एफएससी में आप लिखते थे माई फेवरेट पर्सनैलिटी। तो बता कौन रहा है? मैं बता, टीचर बता रहा है। भाई फेवरेट पर्सनैलिटी आपकी है, खुद सोचो। वो कोई रेडी वाला हो सकता है, छोटा बड़ा भाई हो सकता है। तो हम सारे एक ही मजमून याद करते थे, है ना? एम इन लाइफ या एम्बिशन इन लाइफ, सारे जो बुक में लिखा है जी, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर या इंजीनियर, जैसे चाहे आप कुछ डांसर बनना चाह रहे हैं, लेकिन वहां पे आप ये लिख, क्योंकि कभी भी हमने सोचा। तो ये दोनों चीजों के ऊपर हम काम करेंगे। जरा आए अपने यूनिट्स पे आए, देखिए इसकी फॉर्मेशन क्या है, कैसे बनाए हैं हमने। और ये डेली आपने करके आना है काम, घर से लिख के लाने हैं आपने। लिखना जरूर है, चाहे ऊपर से दे के लिख। इम्तिहान लिखने का, पढ़ने का नहीं। आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो कंफ्यूज होते जाएंगे। जब तक लिखेंगे नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मैं आपको लिखने पे लगा देता हूँ, जैसे वो बच्चों को नहीं होमवर्क देते छोटे होते स्कूल, बिल्कुल ऐसे दूंगा। जब ये करके आना है, देखिए जरा यूनिट नंबर 1 देखिए, ऑनलाइन कैंडिडेट जरा। ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी चीज है। ना तो जहन में हमारे ये कंफ्यूजन रहेगा जो सारे मुझे ग्रामर नहीं आती, अब मैं क्या करूं। हमारा 1.5 महीना, 2 महीने लग जाएंगे, 3 महीने लग जाएंगे। फाउंडेशन में हम ये सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर, क्लॉज क्या है, फ्रेज क्या है, ये सारी चीजें लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे अपने साथ। कुछ मैंने बुक्स भी आपको रिकमेंड करनी है फाउंडेशन में, वो भी आपने पढ़नी है। और ये सिर्फ ट्रांसलेशन ही है। ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन में एक चीज आती है ऊपर, वो लिखता है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। एक्सप्लेन करो, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इडियोमेटिक। क्या मैंने इडियम्स लिखने हैं वो नीचे, तो वो ट्रांसलेशन व्हाट ही एक्चुअली वांट्स टू से। ऑनलाइन कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करो, पूछो, कुछ बताओ, आप बताओ क्या मतलब है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का। गलत बड़ी बात जनरल अल्फाज में अपनी बात कैसे वाज़ेह। अच्छा, चंद अल्फाज मैं बताता हूँ। हर जुबान का अपना एक्सप्रेशन होता है कि नहीं? आप इंग्लिश में हम इडियम्स याद करते हैं, मुहावरे, अ वाइट एलिफेंट, अ ब्लैक शीप, है ना, इन्ना फिक्स, इस तरह के आपने देखे। उर्दू में भी मुहावरे होते हैं। अगर वो कहता है मैंने पैराग्राफ में 2-3 मुहावरे लिख दिए हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, उसका तर्जमा करें। मसलन मैं आपको अभी बताता हूँ, मैं आपसे एक फिक्रा बोलता हूँ, ये आप सब ने सुना होगा। आप लोगों से मिलकर मेरा दिल बाग बाग हो गया, तो मैं अंग्रेजी बाजी मीरा वाली करूँ। मीरा का पता है आप? हमारी फिल्म एक्ट्रेस है। माई हार्ट बिकेम गार्डन एंड गार्डन। समझ आती है कि नहीं? इसकी इसकी क्या 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 मीनिंग, क्या है, सेंस क्या है? खुश हो गया। शाबाश। दिल बाग बाग होने का मतलब क्या है? खुश हो जाना। अगर मैं सेंटेंस बोलूं,